वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं इजी कंसेप्ट क्लासेस। इजी कंसेप्ट क्लासेस पर आप व्यवसाय अध्ययन, अकाउंटेंसी, सीटेट, एस्टेट, नेट इत्यादि की वीडियोस जो है वो समय समय पर देख पाते हैं। आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत निर्देशन नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम निर्देशन का अर्थ एवं निर्देशन की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। हम निर्देशन के महत्व और उसके सिद्धांतों की भी आज चर्चा करने वाले हैं और अपने टॉपिक का अंत करेंगे हम निर्देशन के तत्वों के बारे में पढ़कर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। निर्देशन प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तियां कर लेने के बाद निर्देशन का कार्य आरंभ हो जाता है। अभी तक संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्था की पूरी मानवीय मशीनरी जो हमने वर्कर्स लगाए हैं उनको कैसे संचालित किया जाए या फिर काम कैसे आरंभ किया जाए, या हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों का मार्गदर्शन कैसे हो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रबंध के चौथे कार्य निर्देशन के अंतर्गत निहित किया गया है। निर्देशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वे स्वतः ही काम की ओर अग्रसर होने लगते हैं और अंततः संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देने लगते हैं। यहां पर दो मिले जुले शब्द प्रबंध कला तथा निर्देशन में अंतर स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रबंध कला एक विस्तृत धारणा है और इसके अंतर्गत निर्देशन के अतिरिक्त नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण तथा नियंत्रण को भी शामिल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम निर्देशन की बात करें तो यह एक संकुचित धारणा है और यह प्रबंध कला का एक अभिन्न अंग मात्र है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। निर्देशन का अर्थ। संस्था में कर्मचारियों को निर्देश देना तथा कर्मचारियों के कार्य में मार्गदर्शन करना निर्देशन कहलाता है। यह प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो सुनिश्चित करता है कि एक संगठन में लोग कुशलता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से काम करें। इसे प्रबंध का कार्यशील होना भी कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कुंटज महोदय ने क्या कहा, अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन यानी कि उनको रास्ता दिखाना, मतलब किस प्रकार से कार्य करना है, तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही संचालन होता है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम ले मिस्टर डेल के अनुसार, निर्देशन व्यक्तियों को वह बतलाता है कि उन्हें क्या करना है और यह देखना कि वे उसे अपनी पूर्ण योग्यता के साथ करें। ठीक है, क्या करना है उनको और अपनी पूर्ण योग्यता के साथ वो कर सकें। इसमें काम सौंपना, कार्यविधि स्पष्ट करना, यह देखना कि गलतियों को सुधारा गया है या नहीं, मौके पर निर्देशित करना तथा आवश्यक रूप से आदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये निर्देशन की दो डेफिनेशन से बिल्कुल स्पष्ट रूप से अर्थ निकल आता है कि मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना और उन्हें अभिप्रेरित करना निर्देशन कहलाता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। निर्देशन की विशेषताएं। थोड़ा सा अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। अगर अर्थ समझ गए होंगे तो विशेषताएं बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला चलिए, कार्यवाही का प्रारंभ, प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सतत प्रक्रिया और प्रवाह, ये चार निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि कार्यवाही का प्रारंभ।
प्रबंध का नियुक्तिकरण कार्य पूरा कर लेने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वह पूरी मानवीय मशीनरी को कैसे संचालित करे। इस प्रश्न का उत्तर प्रबंध के निर्देशन में निहित है। अन्य कार्य कार्यवाही के आधार पर प्रस्तुत होते हैं और निर्देशन कार्यवाही आरंभ करता है। वहीं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है विशेषता का, प्रत्येक स्तर पर आवश्यक निर्देशन की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। उच्च स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों अर्थात मध्य स्तरीय प्रबंधकों को निर्देशन करते हैं। इसी प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधकों को तथा निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों अर्थात वास्तविक रूप से कार्य पर लगे लोगों को निर्देशित देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। फिर तीसरी विशेषता क्या कह रही है, सतत प्रक्रिया यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। मतलब एक प्रबंधक केवल आदेश एवं निर्देश देकर ही चुप नहीं बैठ सकता, उसे लगातार अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है, उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है और समय समय पर उनको प्रोत्साहित भी करते रहना पड़ता है। उसे लगातार ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि कार्य आदेशों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। विपरीत परिणाम प्राप्त होने पर तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रवाह। निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंधक से शुरू होकर निम्न स्तरीय प्रबंधक पर समाप्त होता है। तो ये निर्देशन की 4 विशेषताएं थी। अब पढ़ते हैं निर्देशन का महत्व। तो सबसे पहला, संगठन में संतुलन। प्रबंधक के प्रथम 3 कार्य नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण में कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, लेकिन वे अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते जब तक कि उनको ये ना बताया जाए कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। यह कार्य प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से करता है और यह स्पष्ट कर देता है कि इस कार्य के द्वारा संस्था में गतिशीलता रहे और उत्पादन कार्य जो है वो लगातार चलता रहे। फिर कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय। एक संगठन में अनेक कर्मचारी काम करते हैं, सभी की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। संगठन में सफलता तभी संभव है जबकि सभी अपना अपना कार्य पूर्ण कुशलता के साथ करें। यदि कर्मचारियों की श्रृंखला में से एक कर्मचारी भी घटिया काम करता है तो इसका प्रभाव शेष कर्मचारियों की कुशलता पर भी पड़ता है। अतः सभी की क्रियाओं में समायोजन होना बहुत बहुत आवश्यक है। प्रबंधक कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करके, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके, उन्हें प्रोत्साहित करके तथा विचारों का आदान प्रदान करके उनकी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। अगर हम इसी बात को उदाहरण के साथ में समझना चाहें तो एक रेडीमेड गारमेंट के शोरूम पर एक कर्मचारी ग्राहकों का अभिनंदन करता है, दूसरा उन्हें जो भी वो प्रोडक्ट डिमांड करते हैं वो प्रोडक्ट दिखाता है, तीसरा पैकिंग करता है, चौथा भुगतान प्राप्त करता है, पांचवा उन्हें विदा करता है। सभी पांचों कर्मचारियों द्वारा ठीक काम करने पर ही ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करता है। माना कि माल दिखाने वाले कर्मचारी ग्राहकों से ठीक व्यवहार नहीं करते तो बाकी सबकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तीसरा, अभिप्रेरणा। संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा करते हैं। अभिप्रेरित कर्मचारी पूर्ण लगाव व समर्पण भाव से कार्य करते हैं। प्रश्न यह है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया कैसे जाए। अभिप्रेरणा का कार्य प्रबंध के निर्देशन कार्य द्वारा संपन्न किया जाता है। अगर उदाहरण से हम इन्हीं चीज को समझना चाहें तो प्रबंधक निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारियों की समस्याओं को मौके पर ही दूर कर देता है और उनका सही मार्गदर्शन करता है। इससे उनका कार्य निष्पादन उच्च कोटि का होता है। बढ़िया कार्य निष्पादन होने पर उनको शाबाशी दी जाती है और उनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जाती है। इससे क्या होता है कि वो अभिप्रेरित होते हैं। फिर अगला पॉइंट, परिवर्तन को लागू करना। प्राय कर्मचारी जिस प्रकार के संगठन में काम करते हैं वे उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि समय की मांग को देखते हुए परिवर्तनों को लागू करना बहुत जरूरी होता है। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को
इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तनों को सहज स्वीकार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारियों में टाइप मशीन की जगह कंप्यूटर स्थापित किए जाएं, तो वह टाइपिस्ट जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है निश्चित रूप से इस परिवर्तन का विरोध करेगा। इस विरोध का कारण है नौकरी से हटाए जाने का डर। प्रबंधक प्रभावी निर्देशन करते हुए उन्हें परिवर्तन प्रक्रिया का भागीदारी बना सकता है और परिवर्तन के लाभों से अवगत करवा देता है। उन्हें आधुनिक तकनीकी सीखने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का विश्वास दिलाकर नौकरी से हटने के डर से मुक्त कर देता है, जिससे वे उस परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं निर्देशन के सिद्धांत। तो सबसे पहला हमारा निर्देशन का सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध को ऐसी निर्देशन पद्धति अपनानी चाहिए जिससे कर्मचारी अभिप्रेरित हों और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक योगदान दे सकें। फिर दूसरा, उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगठनात्मक उद्देश्यों और व्यक्तिगत उद्देश्यों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए, मतलब दोनों मिले जुले होने चाहिए। कर्मचारी संगठन में अधिक पारिश्रमिक, तरक्की इत्यादि उद्देश्यों को पूरा करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक उद्देश्य अधिक लाभ और अधिक बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करना हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दोनों पक्षों के उद्देश्यों में टकराव हो जाता है। जैसे संगठन चाहता है कि लाभ अधिक हो और कर्मचारी चाहता है कि उसका हिस्सा उसमें अधिक हो। जैसा वास्तविक उसने काम किया उसी हिसाब से उसको अधिक से अधिक बोनस मिले। प्रबंधक को चाहिए कि उपयुक्त निर्देशन विधि अपनाकर दोनों पक्षों के उद्देश्यों को सामंजस्य स्थापित करके अच्छे प्रकार से कार्य को चलाता रहे। फिर आदेशों की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी के आदेश प्राप्त होने चाहिए। यदि एक से अधिक आदेश प्राप्त होंगे तो अधीनस्थ समझ नहीं पाएगा कि किस काम को पहले किया जाए, जिससे क्या नतीजा निकलेगा, भ्रम, झगड़े, अव्यवस्था इत्यादि की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इस सिद्धांत का पालन करने से निर्देशन और अधिक प्रभावशाली बनता है। फिर अगला, निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त निर्देशन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करना, कुशल नेतृत्व करना, खुला संदेश वाहन अपनाना तथा अभिप्रेरणा के उपयुक्त माध्यम को लागू करना। ये जितने भी पॉइंट आए हैं सभी अगले आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में आएंगे। अगला, प्रबंधकीय संदेश वाहन का सिद्धांत। स्पेलिंग को इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि जो कुछ कहा गया है क्या अधीनस्थों के द्वारा उसे उसी अर्थ में समझ लिया है। दिए गए निर्देशों को सही अर्थों में समझ लेने से अधीनस्थों का काम आसान हो जाता है और उन्हें बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के मध्य सूचनाओं का स्वतंत्र आदान प्रदान होना चाहिए। निर्देशन की कुशलता काफी हद तक सूचनाओं के प्रभावपूर्ण आदान प्रदान पर ही निर्भर करती है। सूचना औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों माध्यमों से प्रेषित होनी चाहिए। अनौपचारिक संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह औपचारिक संगठन को मजबूती प्रदान करता है। यह संगठन वाला हम 5वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं सारा डिटेल में। फिर नेतृत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थों का निर्देशन करते समय प्रबंधकों को अच्छा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। इससे अधीनस्थ प्रबंधकों के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जैसा प्रबंधक चाहते हैं वे वैसा ही कार्य करने लगते हैं। और हमारा आखिरी सिद्धांत, लगातार अनुसरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा तैयार की गई नीतियां और जारी निर्देशों को किस सीमा तक लागू किया जा रहा है। अर्थात यह देखा जाना चाहिए कि कर्मचारियों द्वारा प्रबंध का अनुसरण किया जा रहा है या नहीं, और यदि हां तो किस सीमा तक। इस सिद्धांत का मानना है कि प्रबंधकों का काम नीति और निर्देश जारी करके चुपचाप बैठना
नहीं बल्कि लगातार फीडबैक प्राप्त करते रहना है। इसका लाभ क्या होगा? यदि किसी नीति या निर्देश को लागू करने में कोई समस्या हो रही है तो उसका हम तुरंत जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो ये हमारे सिद्धांत थे। अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक, निर्देशन के तत्व। तो सबसे पहले पर्यवेक्षण। इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने और उनका मार्गदर्शन करने से है। फिर दूसरा, संदेशवाहन। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने और समझने की कला से। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लगातार यह बताते रहना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिक्रियाओं को जानना भी बहुत जरूरी होता है। यह सब करने के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था का विकास किया जाना आवश्यक है। संदेशवाहन आपसी समझ को बढ़ाता है, सहयोग की भावना पैदा करता है, जिससे संगठन में समन्वय का वातावरण तैयार होता है। फिर अगला हमारा आ जाता है नेतृत्व। इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करना है ताकि वे वही करें जो नेता चाहे। निर्देशन में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल नेतृत्व गुण के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों में विश्वास पैदा कर सकता है तथा उनमें उत्साह भर सकता है। फिर हमारा आखिरी पॉइंट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही एक ऐसा सक्रिय साधन है जो अन्य भौतिक साधनों में गति प्रदान करता है। यदि मानव स्वयं शिथिल हो जाए तो सभी साधन स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि मानवीय साधन को गतिशील, जागरूक, तत्पर रखने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए वित्तीय, अवित्तीय दोनों प्रकार की प्रेरणाएं दी जा सकती हैं। तो ये जो चारों के चारों हमारे निर्देशन के तत्व हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसी रही आज की ऑनलाइन क्लास? उम्मीद करता हूं आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। आप सबने ध्यान से वीडियो को देखा होगा। आज हमने निर्देशन के अर्थ और उसकी परिभाषा को अच्छे से समझने का प्रयास किया और निर्देशन के महत्व और निर्देशन के सिद्धांतों के ऊपर भी आज हमने चर्चा की। अपने टॉपिक का अंत हमने निर्देशन के तत्व जानकर किया, जिसमें मुख्य रूप से पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व इत्यादि तत्वों के ऊपर हमने चर्चा की। आगे आने वाले जितने भी व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर जो 7वें चैप्टर के अंडर आएंगे वो इन्हीं तत्वों पर आधारित रहेंगे, यानी पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।